बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और आज हम नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। अध्याय 12 घातांक और घात। अध्याय का नाम सुन के ही आपको लग रहा होगा कि ये अध्याय आप कक्षा 7 में भी पढ़ चुके हैं। तो हम एक बार से रिवाइज कर लेते हैं कि घातांक और घात होता क्या है। तो देखिए, घातांक वह संख्या प्रदर्शित करता है कि दी गई संख्या खुद से ही कितनी बार गुणा की जाएगी। जैसे यदि आपको दिया गया है 2 की घात 3, इसका मतलब 2 खुद से ही कितनी बार गुणा करना होगा आपको? 3 बार। जितनी संख्या की घात दी गई होती है उतनी ही बार वो स्वयं से ही गुणा होती है। कैसे? देखिए, यहाँ पर दिया गया है 2 की घात 3, मतलब 2 कितनी बार गुणा होगा? स्वयं से 3 बार, और उत्तर मिलेगा हमें 8। ये हम समझ चुके हैं कक्षा 7 में। और इसको पढ़ा कैसे जाता है? जैसे ये दिया है 10 की घात 24, तो यहाँ घातांक तो है 24 और इसको पढ़ा जाएगा 10 की घात 24। तो जिस संख्या की घात लगी होती है वह संख्या होता है आधार। तो यहाँ 10 तो हो गया आधार और इसका घातांक हो गया 24, और इसको पढ़ा कैसे जाएगा? 10 की घात 24। तो आप ये क्लियर हुआ यहाँ पर घात और घातांक क्या है, आधार क्या है। वापस एक बार उदाहरण से समझते हैं। 8 की घात दी है आपको 3, तो यहाँ घातांक तो है 3, आधार है 8 और पढ़ा जाएगा 8 की घात 3। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या है इसको स्वयं से ही, मतलब खुद से ही 8 को 8 से ही कितनी बार गुणा करना है आपको? 3 बार। तो इसको कैसे लिखेंगे? 8 गुणा 8 गुणा 8। क्लियर? समझ में आ गया घातांक और घात। आपने ये सारी चीज़ें कक्षा 7 में भी पढ़ रखी है। क्लियर है? पर यहाँ पर फिर क्या अंतर है घातांक और घात में? यहाँ वापस कक्षा 8 में आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं? तो यहाँ हम पढ़ेंगे, जब आपने कक्षा 7 में पढ़ी थी तो जो घातांक था वो हमेशा पॉजिटिव या धनात्मक संख्या के रूप में था। अब कक्षा 8 में हमें पढ़ना है ऋणात्मक घातांक हो तब कैसे प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो देखते हैं ऋणात्मक घातांकों की घात। तो घात कैसी है? ऋणात्मक है। तो ये है ऋणात्मक घातांकों की घात। देखिए, आप इसको समझते हैं। 10 की घात 2, मतलब 10 का गुणा कितनी बार है? 2 बार है। ये हम समझ चुके हैं। तो 10 गुणा 10, और 10 गुणा 10 कितना होता है? 100। तो ये आ गया 100। अब हम क्या कर रहे हैं? जो घात है उसको एक एक कम करते जा रहे हैं। तो 2 से 1 कम करा तो कितना आ गया? 10 की घात 1 आ गई। ये आ गया 10 की घात 1। 10 की घात 1 मतलब 10 का गुणा 1 बार है। 10 का गुणा 1 बार है मतलब 10 प्राप्त हुआ हमें। अब 10 को क्या लिख सकते हैं आप? पहले वाला जो उत्तर था उसमें 10 का भाग लगा दो। पहले वाला उत्तर था 100, 100 में 10 का भाग लगाया तो 1 0 से 1 0 कट के हमारे पास आ जाएगा वापस 10। यहाँ तक क्लियर है? अब हमने क्या किया? फिर से घातांक को 1 नंबर कम कर दिया। 2 था तो 1 हो गया। अब 1 था तो 1 से 1 और कम करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ क्या किया? 2 - 1 किया तो 1 आया। अब करा 1 - 1 तो आ गया 0। तो जब 10 की घात 0 है तो जो पहले वाला उत्तर था उसमें फिर 10 का भाग लगा दो। तो पहले वाला उत्तर क्या था? 10। 10 में 10 का भाग लगा दिया तो क्या आ गया हमारे पास? 1। तो इसका मतलब 10 की घात 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। क्लियर है यहाँ पर? अब हम क्या कर रहे हैं? घातांक को 1 और कम कर रहे हैं। पहले था 2, फिर किया 2 - 1 बराबर 1, फिर किया 1 - 1 बराबर 0। अब हमारे पास 0 आ गई तो 0 में से भी 1 कम करा तो अब आएगा हमारे पास -1। तो जब 10 की घात -1 होती है तब उत्तर क्या होगा? जो पहले उत्तर प्राप्त हुआ है, पहले उत्तर कितना मिला था? 1। 1 में अब हमको फिर किसका भाग लगाना होगा? 10 का भाग लगाना होगा। तो 1 में 10 का भाग लगाया तो क्या आया? 1/10। तो यहाँ से हमने क्या देखा? 10 की घात -1 बराबर आना चाहिए 1/10 के। घातांक को 1 और कम करते हैं तो यहाँ पर हमको मिला था -1। इसमें से -1 और कर दो तो कितना आ जाएगा? -1 और -1 -2 हो जाएगा। यहाँ पर ये समझ में आ रहा है? घातांक एक एक कम करते जा रहे हैं। तो अब यहाँ 10 की घात -1 की जगह क्या हो जाएगी? 10 की घात -2। तो 10 की घात -2 किसके बराबर हो जाएगी? जो हमें उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें 10 का भाग लगाएंगे। तो उत्तर क्या प्राप्त हुआ था? 1/10। तो 1/10 में हमने भाग लगाया 10 का। देखिए यहाँ पर 1/10 में भाग लगाया 10 का। 10 मतलब 10/1 लिख सकते हैं। और हम ये भी समझ चुके हैं कि जब ये डिवाइड
भाग के चिन्ह को गुणे में बदलते हैं तो पीछे वाली परिमेय संख्या व्युत्क्रम हो जाती है। व्युत्क्रम मतलब p अपॉन क्यू है तो वह q अपॉन p बन जाएगी। देखिए कैसे, ये है 1/10, इसको बदल दिया हमने गुणे में, पीछे थी 10/1, ये बन जाएगी 1/10। तो ये कितना आ जाएगा 1/100। 1/100 को क्या लिख सकते हैं, 1/10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है। क्लियर है? तो क्या हो गया, 10 की घात -2 किसके बराबर हो गई, 1/10 डिवाइडेड बाय 10। इसको हल किया तो ये आ गया 1/10 की घात 2। क्लियर है? आगे देखिए, 10 की घात दी है -3, एक और कम कर दिया, पहले घात थी -2, इसमें से एक और घटा दिया तो कितनी आ गई घात, -3 आ गई। तो जब 10 की घात -3 है तब क्या करना पड़ेगा, जो पहले उत्तर प्राप्त हुआ है, इससे पहली स्टेप में उत्तर क्या था, 1/100 था, उसको भाग लगाएंगे 10 से। तो फिर ये डिवाइड को अगर जब हमने गुणे में बदला तो पीछे वाली संख्या 10/1 है वो उल्टी हो जाएगी या व्युत्क्रम हो जाएगी। तो 10/1 की जगह हो गया 1/10। तो बटे में क्या आ गया, 1/3 जीरो गए, 1/1000 आ गया। 1/1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 क्यूब। क्लियर है? ये क्लियर हो गया, समझ में आया? तो क्या किया हमने, 10 की घात जो -3 थी वो बराबर हो गई 1/10 की घात +3। 10 की घात जो -2 थी वह बदल गया 1/10 की घात +2। क्लियर है? इसको एक और उदाहरण से समझें। इसी प्रकार 3 का क्यूब है हमारे पास। क्यूब मतलब 3 कितनी बार गुणा होगा खुद से ही, 3 बार। तो यही किया हमने, 3 गुणा 3 गुणा 3, ये होता है 27 के बराबर। ये आ गया हमारे पास 27। अब घातें एक एक जैसे पहले कम की थी वैसे ही हम कम करते जाते हैं। 3 के बाद अब घात हो गई है 2। तो क्या करेंगे, जो पहला उत्तर मिला था उसमें अब भाग लगाएंगे 3 का। वहाँ पर जो आधार था वह था 10, यहाँ आधार है 3, तो वहाँ पर 10 का भाग लगा रहे थे, यहाँ हम भाग लगाएंगे 3 का। तो 3 का भाग लगाया, किस में भाग लगाएंगे, जो पहला उत्तर था उसमें। तो ये देखिए 3 स्क्वायर क्या होता है, 3 गुणा 3 बराबर होता है 9। तो 9 कैसे मिला हमको, जो पहला उत्तर था 27 में 3 का भाग लगाने पर 9 मिल रहा है, 3 9 27, 9 मिल रहा है। अब क्या करा, एक और घात हमने कर दी कम। तो ये क्या हो गया, 3 की घात 2 थी, अब हो गई 3 की घात 1। 3 की घात 1 मतलब क्या होना है, 3। ये 3 कैसे मिला, तो पहले वाले उत्तर में, ये पहले वाला उत्तर 9 था, 9 में 3 का भाग लगा दिया तो ये कट के आ जाएगा 3 3 9, ये आ गया 3। अब क्या करेंगे, एक घात और कम करते हैं, तो 1 से कम क्या हो जाएगी, 0। तो पहले वाले उत्तर में, जो पहला उत्तर 3 था, 3 में 3 का भाग लगाया तो क्या मिल गया, 1। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, 3 की घात 0 बराबर 1। क्लियर है? अब एक घात और कम करते हैं हम, 3 की घात 0 से आगे 3 की घात -1 पे। तो क्या करेंगे, पहले वाला जो उत्तर था, पहले वाला उत्तर था 1, 1 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 की घात -1 किसके बराबर आएगा, 1/3 के। अब घात एक और कम की, -1 के बाद आ जाएगी -2। तो पहले वाला जो उत्तर था 1/3, इसमें 3 का भाग लगाना होगा तो 1/3 डिवाइडेड बाय 3, 3/1 लिख सकते हैं। डिवाइड को बदला गुणे में तो पीछे वाली संख्या हो गई व्युत्क्रम। 3/1 बदल गया 1/3 में, तो ये क्या मिल गया, यहाँ से 1/3 स्क्वायर लिख सकते हैं 3 गुणा 3 को। अब घात एक और कम करते हैं, -2 के बाद -3, तो ये क्या हो जाएगा, एक जो पहला उत्तर था 1/3 स्क्वायर, उसमें अब भाग लगाना है हमको 3 का या 3/1 का। भाग को गुणे में बदला तो पीछे वाली संख्या हो गई व्युत्क्रम। तो अब देखिए नीचे बटे में क्या हो गया, 3 स्क्वायर गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार हो गया। तो ये हम लिख सकते हैं 1/3 का क्यूब। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब इन दोनों उदाहरणों से हम क्या देखते हैं कि 3 की घात -2 बराबर आ रहा है 1/3 स्क्वायर के, 3 की घात -3 बराबर आ रहा है 1/3 की घात 3 के, 10 की घात -2 हमने देखा था वो किसके बराबर आ रहा है, 1/10 की घात 2 के। 10 की घात -3 बराबर आ रहा है 1/10 की घात 3 के। तो यहाँ हम व्यापक रूप में एक नियम बना सकते हैं। क्या नियम बना सकते हैं, देखिए a की पावर -m बराबर होता है 1/1 की पावर m के। क्लियर है? तो जब हमने कक्षा 7 में पढ़ रखा है धनात्मक घातांक के बारे में,
यहाँ हमको पढ़ना है ऋणात्मक घातांक के बारे में। तो हम इन प्रश्नों को जब हमारे पास ऋणात्मक घातांक आएगी तो कैसे हल करेंगे, तो हम इस सूत्र से क्या करेंगे, जो ऋणात्मक घातांक है उसको हम बदल सकते हैं अब धनात्मक घातांक में, और फिर धनात्मक घातांक को कैसे हल करना है ये तो हम कक्षा 7 में पढ़ ही चुके हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये जो ऋणात्मक घातांक है उसको धनात्मक में कैसे बदला जाता है। तो ये सूत्र होता है a की पावर -m बराबर हो जाता है 1/a की पावर m। क्लियर है। अब यदि यहाँ पर ये देख लीजिए m तो क्या है, यहाँ एक धनात्मक परिमेय संख्या है। क्लियर, जो m था वो तो है पॉजिटिव परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या, और a की पावर -m a की पावर m का गुणात्मक प्रतिलोम है। ये कैसे हुआ, देखिए हमको क्या मिला यहाँ से, a की पावर -m बराबर होता है 1/a की पावर m के। क्लियर है। अब यहाँ ये देखिए वज्र गुणा हम जानते हैं, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। अब यहाँ हमने करा वज्र गुणा, तो इसका गुणा इसमें हुआ, a की पावर -m गुणा a की पावर m, 1 गुणा 1 तो ये आया 1। जहाँ हमने ये भी पढ़ा है 2 गुणा 1/2 है, ये बराबर होता है 1 के। तो हम क्या बोलते हैं, इस 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम है 2, क्योंकि इन दोनों को गुणा करने पे क्या आ रहा है 1, जो कि 1 क्या है, गुणात्मक तत्समक है। क्लियर। तो इन दोनों को आपस में गुणा करने पर गुणात्मक तत्समक प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि a की पावर -m am का गुणात्मक तत्समक है, या कहें तो a की पावर m का गुणात्मक तत्समक है a की पावर -m। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, गुणात्मक तत्समक हैं। तो ये लाइन इसलिए लिखी है, a की पावर -m a की पावर m का गुणात्मक प्रतिलोम है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, गुणात्मक प्रतिलोम है, क्योंकि इन दोनों को गुणा करने पर हमको मिलता है गुणात्मक तत्समक। क्लियर, समझ में आया। यहाँ हमने एक और भी चीज़ देखी है कि 3 की घात 0 1 के बराबर होता है, और क्या देखा था, देखिए 10 की घात 0 भी 1 मिल रहा था। तो यहाँ से हम एक और नियम लिख सकते हैं, a की पावर 0, जहाँ a कुछ भी हो, धनात्मक या ऋणात्मक, घात 0 है तो उसका उत्तर आएगा 1। क्लियर है। और देखिए यहाँ पर आया है a की पावर -m बराबर आता है 1/a की पावर m के। अब a यदि परिमेय संख्या दी गई है तो क्या हो जाएगा, देखिए परिमेय संख्या मतलब 2/3 की घात -m है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2/3 की घात +m। क्लियर, -m है वो बदल गया +m में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब ये ऊपर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 की घात m हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या किया यहाँ पर। यहाँ पर जो हमको ये सूत्र मिला है, यहाँ यदि a एक परिमेय संख्या है, मान लीजिए है 2/3, इसकी घात है -m। अब इसकी घात को भी हमको धनात्मक में बदलना है, तो ये तो हम सूत्र से जान ही चुके हैं कि इसको 1 कर देंगे, 2/3 की घात +m बन जाएगी। ये बटे में लिखा है, इसका मतलब ये इसको पलट दो, ये ऊपर आ जाएगा, 1 क्या लिखा है, देखिए 1/2/3 की घात लिखी है m, ये बटे में है, इसको ऊपर लाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 की घात m। क्लियर। तो ये क्या होता है, 2/3 की घात -m है, वो बराबर हो जाता है 3/2 की घात +m। तो यहाँ से आप सूत्र के रूप में देखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, a/b की पावर -m बराबर होता है b/a की पावर +m। तो इसी का दूसरा रूप है ये वाला, सेम है ये दोनों। ये हमने लिखा है जब संख्या पूर्णांक में दी और ये हमने लिख दिया जब परिमेय संख्या के रूप में आधार हो, तब क्या हो जाएगा, a/b की पावर -m बराबर हो जाता है b/a की पावर m के। क्लियर, समझ में आया। तो अब हम कक्षा 8 में आके ये समझ चुके हैं कि ऋणात्मक घातांक दिया होगा तो उससे हम कैसे प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले उनको हम बदल लेंगे धनात्मक घातांक में, किस नियम से, तो इस नियम से। क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं घातांक के नियम, जो कि धनात्मक घातांक के लिए हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम देखते हैं ऋणात्मक घातांक के लिए। तो यहाँ पर पहला नियम क्या दिया गया है, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर होता है a की पावर m + n। ये घातांक का पहला नियम
कक्षा 7 में पढ़ा है धनात्मक घातांक के लिए। यहाँ हम देखते हैं कि क्या ये नियम ऋणात्मक घातांक पे भी लागू होगा। तो देखिए उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर हमने उदाहरण लिया 2 की घात -3 गुणा 2 की घात -2। दोनों में आधार क्या होना चाहिए, समान। a है, इधर भी a है, तो यहाँ हमने आधार समान लिया 2 2, घातें अलग अलग है, एक में -3 है, एक में -2 है। तो ये देखिए 3 की घात -2 गुणा 2 की घात -2 बराबर किसके हो जाएगा, 2 की घात m प्लस n, मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे तो -3 -2 बराबर होना चाहिए 2 की घात -5। यदि ऋणात्मक घातांक पे ये नियम लागू होता है तो ये उत्तर आना चाहिए। क्लियर है, घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो -3 -2 बराबर -5। अब ये तो हमने इस सूत्र से लिख दिया ऋणात्मक घातांक पे, अगर ये लागू होता तो कैसे होता। अब हमको ये देखना है, ये देखिए 3 की घात -2 गुणा 2 की घात -2, ये नियम हम धनात्मक घातांक के लिए तो देख चुके हैं कि ये सत्य होता है कक्षा 7 में। तो अब हम बदल सकते हैं इस ऋणात्मक घातांक को धनात्मक घातांक में। कैसे बदल सकते हैं, 2 की घात -3 बराबर हो जाएगा 1/2 की घात 3 के, और 2 की घात -2 को भी बदल दिया 1/2 की घात 2 में, प्लस धनात्मक घातांक में बदल दिया। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 1 गुणे में ही है तो साथ में लिख दिया हमने 1/2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये वाला नियम लग सकता है, धनात्मक घातांक है, ये तो होता ही है, कक्षा 7 से हम देख चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 की घात 3 + 2 हो जाएगा। तो 1/2 की घात कितना आ गया, 5 आ गया। और अभी हमने जो नियम पढ़ा उससे इसको अगर ऋणात्मक घातांक में बदलना है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2 की घात -5, जो कि इस सूत्र से भी यही मिल रहा है। तो इसका मतलब जो ये वाला नियम था वह ऋणात्मक घातांक पे भी लागू होता है। a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n के। क्लियर है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो नियम आपने कक्षा 7 में पढ़ा था वह यहाँ पर ऋणात्मक घातांक के लिए भी लागू होगा। a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर होगा a की पावर m प्लस n के। क्लियर। अगला नियम देखिए, दूसरा नियम क्या दिया गया है, a की पावर m अपॉन a की पावर n बराबर होता है a की पावर m माइनस n के। जब गुणे में होता है तो घातें जुड़ जाती है, ये जब भाग में है मतलब आधार तो समान है, घातें भिन्न भिन्न हैं, और ये भाग में है तब घातें माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगा, a की घात m माइनस n हो जाएगा। क्लियर। इसको भी हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए जब घातें माइनस में दी गई है तो 5 की घात -2 अपॉन 5 की घात -4 ये आपको दिया गया है। तो अभी हमने समझा कि माइनस घातों को प्लस घातों में कैसे बदलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, ये जब बटे में आएगा 5 की घात -2 बराबर होता है 1/5 की घात 2, ये हम समझ चुके हैं। तो ये बटे में जब कर दिया हमने तो ये 5 की घात 2 बन गया, और जो ये बटे में है वो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये जब बटे में 5 की घात -4 है तो ऊपर जाके क्या हो गई, प्लस में 5 की घात 4 हो गई। इसको हल करना है, 5 की घात 4 मतलब 5 कितनी बार गुणा है, 4 बार। यहाँ 5 की घात 2 है मतलब 5 का गुणा कितनी बार है, 2 बार। हल करते हैं इसको तो ये 1 5 से 1 5 1 5 से 1 5 कट गया, तो कितना बच गया, 5 की घात 2। क्लियर, ये उत्तर आया। यही उत्तर कैसे मिल सकता है, देखिए यहाँ से 5 की घात m माइनस n, m की जगह है -2 माइनस n की जगह है -4। तो ये क्या आ रहा है, 5 की घात -2 माइनस माइनस प्लस 4 आ रहा है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 की घात 2। तो यही तो हमें मिला है 5 की घात 2। ये सब करके बताया आपको ये वाली चीज़। तो इसका मतलब क्या है, ये हमने करा था जब इस घातें धनात्मक है, तो धनात्मक के लिए तो ये नियम लागू होता है, परंतु हम यहाँ से देखते हैं कि ये नियम ऋणात्मक घातांक के लिए भी लागू होता है कि a की पावर m अपॉन a की पावर n बराबर होता है a की पावर m माइनस n के। तो आप ये पॉजिटिव में बदल के नहीं करके आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, 5 की घात -2 माइनस m माइनस n की जगह यहाँ -4, तो ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 4। तो हमको उत्तर डायरेक्ट मिल जाएगा 5 की घात 2। क्लियर है, समझ में आया। तो ये नियम आपको जो कक्षा 7 से याद है वही नियम यहाँ भी लागू होगा। तो अगला नियम देखते हैं, तीसरा क्या है, a की पावर m इंटू b की पावर m
अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आधार अलग अलग है। पहले दो नियमों में आधार समान थे, घातें अलग अलग थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, आधार अलग अलग है, घातें समान है। तो e की पावर m इंटू बी की पावर m बराबर होता है a इंटू बी की पावर m। जो आधार है आपस में गुणा हो जाएगा और उस होल की घात बन जाएगी m जो दी गई है। तो उदाहरण से समझते हैं क्या ये ऋणात्मक नियम ऋणात्मक घातांक पे भी लागू हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, -4 की घात -3 गुणा -5 की घात -3। क्लियर। तो ऋणात्मक घातांक को धनात्मक घातांक में बदलना हम सीख चुके हैं, तो हमने बदल दिया ये धनात्मक घातांक में। क्लियर। धनात्मक घातांक पे नियम हम पढ़ चुके हैं, तो वो लगाया हमने, a की पावर m इंटू बी की पावर m बराबर होता है a इंटू बी की पावर m। a बराबर -4 इंटू बी बराबर -5 और इसकी घातांक आ जाएगी 3। अब गुणा कर लिया, 4 और 5 20 और माइनस माइनस प्लस, तो 20 की घात आ गई 3, 1/20 की घात 3। अब अगर हम ये सूत्र लगा के डायरेक्ट हल करते तो क्या हो जाता, a की पावर m इंटू बी की पावर m दी गई है, तो a इंटू बी की पावर m आता, a इंटू बी -4 इंटू -5 हो जाता 20 और इसकी पावर आती -3। तो क्या आ गया, इसको अगर पॉजिटिव पावर में बदलना है तो क्या हो जाएगा, 1/20 की घात 3। ये अभी हम समझ चुके हैं। इससे भी आ रहा है 1/20 की घात 3 और इससे भी आ रहा है 1/20 की घात 3। इसका मतलब ये आप डायरेक्ट नेगेटिव पावर पे भी नियम लगा सकते हो, तो ऋणात्मक घातांक पे भी ये नियम लागू होगा। a की पावर m इंटू बी की पावर m बराबर होगा a इंटू बी की पावर m। क्लियर, समझ में आया। आगे चलते हैं, चौथा नियम। देखिए क्या दिया गया है, a की पावर m अपॉन b की पावर m, आधार अलग अलग है, घातें समान है और बटे में है, तो क्या हो जाएगा, ये a बटा b की पावर m के बराबर हो जाएगा। इसको भी हम समझते हैं उदाहरण से। 3 की घात -3 बटा 2 की घात -3, आधार अलग अलग है, घातें -3 समान है। घातांक कैसा है, ऋणात्मक, इनको धनात्मक में बदल सकते हैं। ये बटे में चला जाएगा तो पॉजिटिव में बन जाएगा, ये ऊपर नीचे है तो ऊपर आ गया तो ये बन गया पॉजिटिव। तो 2 की घात 3 बटा 3 की घात 3। अब यहाँ पर क्या हो गया, a की पावर m अपॉन b की पावर m। तो जब घातांक धनात्मक है, इसके लिए तो ये वाला नियम हम पढ़ ही चुके हैं कक्षा 7 में। तो नियम से क्या लिख सकते हैं, 2/3 की घात 3 लिख सकते हैं। और अभी हमने क्या बताया है, ये पढ़ा था अभी अपन ने, a अपॉन बी की पावर m बराबर होता है b अपॉन a की पावर -m के। तो उसी से हमने क्या कर दिया, 2/3 की घात 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 3/2 की घात -3। जो आधार है उसको व्युत्क्रम कर दिया, 2/3 है तो 3/2 कर दिया, तो जो पावर होती है वह क्या हो जाती है, प्लस है तो वो माइनस बन जाती है, तो ये कर दिया -3। और इसको अगर हम डायरेक्ट हल करते इस सूत्र से, तो 3 की घात -3 बटा 2 की घात -3 बराबर लिखते हम 3/2 की घात -3 लिख सकते थे डायरेक्ट। अगर हम ऋणात्मक घातांक के लिए ये सूत्र सत्य मान के हल करते तो हमको ये मिलता। तो यही तो मिल रहा है पॉजिटिव में बदलने के बाद भी। तो इसका मतलब जो ये वाला नियम था जो हम पढ़ चुके हैं धनात्मक घातांक के लिए, वह ऋणात्मक घातांक के लिए भी सत्य है। तो आपको ये नियम याद रखना है, a की पावर m अपॉन b की पावर m बराबर होता है a अपॉन b की पावर m। क्लियर, समझ में आया। अगला नियम देखते हैं, पांचवा दिया है a की पावर m और इसकी भी पावर दी गई है n, तो किसके बराबर होता है, a की पावर m गुणा n के। इन दोनों घातांकों का गुणा हो जाता है, m गुणा n हो जाता है। तो देखिए उदाहरण, 5 की घात 3 और इसकी घात दी है -2। अगर ये नियम ऋणात्मक घातांक के लिए सत्य है तो डायरेक्ट आप गुणा कर सकते हैं, 3 गुणा -2 तो 5 की घात -6 आएगा। तो इसको धनात्मक के लिए तो ये सत्य है, ये हम पढ़ चुके हैं, तो इसको धनात्मक में बदल के देखते हैं। इस ऋणात्मक घातांक को बदलना है धनात्मक में, तो 1/5 की घात 3 का स्क्वायर हो गया। अब ये वाला ही नियम धनात्मक के लिए तो सत्य है, वो लगाया तो 3 गुणा 2 कितना हो गया, 5 की घात 1/5 की घात 6। 5 की घात 6 बटे में ऊपर आएगा तो 5 की घात -6 हो जाएगा, ये भी अभी हमने देखा। तो यही तो यहाँ पर भी मिल रहा है। तो इसका मतलब जो ये वाला नियम है a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m इंटू n, ये ऋणात्मक घातांक के लिए भी लागू होता है। क्लियर, समझ में आया। चलते हैं अगले नियम पर, a की पावर 0 बराबर 1। ये अभी हमने देखा है, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो वह 1 के बराबर होता है।
संख्या चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, तो उसकी पावर अगर शून्य है तो वो 1 के बराबर होगा। तो ये 6 नियम आपको याद रखने हैं, इसी पर आधारित सभी प्रश्न हल होंगे घातांक वाले। क्लियर है? चलते हैं इस अध्याय के अगले टॉपिक पे। क्या दिया गया है? छोटी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग कर मानक रूप में व्यक्त करना। अब यदि आपको बहुत छोटी संख्या दी गई है तो उसको घातांकों का प्रयोग कर आपको उनको मानक रूप में बदलना होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मानक रूप होता क्या है, किसी भी संख्या का मानक रूप क्या होता है। तो देखिए, मानक रूप होता है m × 10 की घात n के रूप का। अब ये m क्या है, n क्या है, तो ये हम समझते हैं। जो ये m है वह 1 से लगाकर 10 के बीच की कोई संख्या है, 10 से छोटी है, परंतु ये दशमलव संख्या है। और दशमलव संख्या कैसी है? 1 से लेके 10 के बीच की कोई संख्या है। और n क्या है? धनात्मक या ऋणात्मक, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर, धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ये होता है किसी भी संख्या का मानक रूप। क्लियर? तो देख लीजिए पहले इसकी डेफिनेशन। कोई भी संख्या यदि m × 10 की घात n के रूप में लिखी हो तो यह संख्या का क्या होता है? मानक रूप होता है। यहाँ m एक दशमलव संख्या है, साथ ही m का मान 1 से 10 के बीच में हो सकता है, एवं n एक धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है। क्लियर? डेफिनेशन समझ में आई? अब आप देखेंगे इसके उदाहरण तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए उदाहरण पहला, आपको ये कोई संख्या दी है 0.000007 को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ये एक बहुत छोटी संख्या दी गई है, इसको आपको बदलना है मानक रूप में। तो देखिए मानक रूप में बदलना है तो क्या करेंगे? ये पॉइंट हटाया तो नीचे कितने ज़ीरो आएंगे? जितने पॉइंट के बाद अंक होते हैं, ये तो हमको पता ही है। तो पॉइंट के बाद कितने अंक है? देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 7/1 के बाद कितने शून्य लगा दिए? 6 शून्य लगा दिए। तो ये किसके बराबर हो गया? 7/10 की घात 6 लिख सकते हैं। 1 के बाद 6 ज़ीरो है, मतलब 10 की घात 6 है। अब 10 की घात जो 6 है वो ऊपर जाके 10 की घात -6 बन जाएगा। घातांक के नियम से कौन सा नियम लगाया है? a की पावर -m बराबर होता है 1/a की पावर m के। क्लियर? तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 अंक से ये जो दशमलव था वह शिफ्ट हुआ है दाईं ओर, खिसक गया दाईं ओर। यहाँ हमने 7 के बाद लगा दिया है ना, 7 के बाद देखिए इसको लिख सकते हैं 7.0 लिखो या 7 लिखो, एक ही बात है। ये 0.0 बाद में बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि पहले हमको क्या दिया गया था? 1 2 3 4 5, फिर लिखा हुआ था 7। क्लियर? 7 के बाद आप 0 लगाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमने क्या किया कि ये जो दशमलव था इसको दाईं ओर खिसका रहे हैं, और क्यों खिसका रहे हैं वो भी मैं आपको समझाती हूँ। हमने खिसकाया इसको 3 और 3 6 अंकों से, तो ये आ गया 7.0, यहाँ आ गया दशमलव गुणा 10 की घात। देखिए अब दशमलव को दाईं ओर शिफ्ट करते हैं तो 10 की घात ऋणात्मक में बढ़ती है, और कितनी बढ़ती है? जितने अंकों से आपने दशमलव को दाईं ओर शिफ्ट किया है। कितने अंकों से किया है? 6 अंकों से, तो 10 की घात आ जाएगी ऋणात्मक में -6 मीटर। आपको ये इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मानक रूप में लिख सकते हैं दी गई संख्या को। तो कैसे लिख सकते हैं वह यहाँ समझते हैं हम। देखिए जितना आपने दशमलव को दाईं ओर खिसकाया है, कितने अंकों से खिसकाया है वो गिनना है आपको। यहाँ हमने 3 और 3 6 अंकों से खिसकाया है, 7 के बाद लगा दिया हमने 7.0, तो 10 की घात ऋणात्मक में बढ़ेगी 10 की घात -6। 7 अंकों से खिसकाया होता तो 10 की घात -7 आती, 8 अंकों से खिसकाया होता तो 10 की घात -8 आती। क्लियर है? तो आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 7.0 × 10 की घात -6। अब देखिए यहाँ पर 7 के बाद क्यों लगाया दशमलव? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? जो m का मान है वो 1 से 10 के बीच होना चाहिए, पढ़ा है ना। तो 7 तो 1 से 10 के बीच में है। अब ये 70 के बाद में लगाते तो 70 क्या हो जाता? 10 से ज़्यादा हो जाता। इसलिए हमने क्या करा, ये जो दशमलव था वो 7 के बाद ले आए। तो कितने अंकों से खिसकाना पड़ा दाईं ओर? 6 अंकों से खिसकाना पड़ा, तो 10 की घात आ जाएगी -6। तो यहाँ हमने क्या है डायरेक्ट बदल के लिख दिया।
और नहीं तो आपको ये पॉइंट हटाना है, ये करना है, ये करना है। क्लियर? तो ये आप ध्यान रखिए कि आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। दाईं ओर खिसकाना है अगर पॉइंट को तो 10 की घात माइनस में बढ़ती है। अब बाईं ओर खिसकाना है तो क्या होता है, आगे हम उदाहरण में समझेंगे। तो देखते हैं अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 2। देखिए क्या दिया गया है, कागज की मोटाई 0.0016 सेमी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अब आपको संख्या दी है 0.0016, यहाँ पर डायरेक्ट देखते हैं हम 0.0016। अब ये पॉइंट कहाँ लाना होगा आपको, 1 और 6 के बीच में लाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है m का मान 1 से 10 के बीच में होता है। तो ये पॉइंट आया 1 और 6 के बीच में, मतलब यहाँ तो हो गया 1.6। कितना खिसकाया दाईं ओर, 1 2 3 अंकों से, तो 10 की घात आ जाएगी -3 मीटर, या सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर। देखिए यही मिल रहा है हमको, 1.6 इंटू 10 की घात -3 सेंटीमीटर। ईजी है ना, क्लियर, समझ में आ गया। एक और उदाहरण से समझिए, 9456 को आपको मानक रूप में बदलना है। अब क्या दिया है 9456, यहाँ तो हमको पॉइंट ही नहीं दिया है, तो क्या कर सकते हैं आप इसको 9456.0 लिख सकते हैं। किसी भी दी गई संख्या के बाद आपने पॉइंट लगा के 0 लिख दिया तो इस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अब इसको मानक रूप में बदलना है तो इस पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करना होगा, 4 के पहले। क्यों? क्योंकि अब ये बन जाएगा 9.456, जो कि 10 से छोटा है, m का मान 10 से छोटा होना चाहिए। तो अब हमारे पास क्या आ गया 9.456। तो अब हमने पॉइंट को बाईं ओर खिसकाया है, पहले पॉइंट यहाँ था, अब हमने इस तरफ खिसकाया है, तब 10 की घात धनात्मक में बढ़ती है। कितने अंकों से बढ़ती है, जितने अंकों से आपने इसको खिसकाया है। 3 अंकों से खिसकाया है तो 10 की घात इसके साथ आ जाएगा 3। क्लियर? देख लीजिए यही आ रहा है 9.456 इंटू 10 की घात 3। क्लियर है? समझ में आया? जब बाईं ओर खिसकाते हैं तो धनात्मक में आपको 10 की घात बढ़ानी है, दाईं ओर खिसकाते हैं तो 10 की घात ऋणात्मक में बढ़ानी है। और कितनी बढ़ानी है, तो जितने अंकों से आपने दशमलव को खिसकाया है। क्लियर है? चलते हैं आगे, उदाहरण नंबर 4। क्या दिया है देखिए, 950000 को मानक रूप में लिखिए। हमको ये अंक दिया है 950000, यहाँ भी हमको पॉइंट नहीं दिख रहा, तो हम क्या लिख सकते हैं 950000.0, पीछे पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं। अब हमको क्या करना है, इस दशमलव को फिर से बाईं ओर खिसकाना है। कितने अंकों से, तो 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा 9.50000, ये हो गया। तो कितने अंकों से खिसका, 3 और 2 5, तो 10 की घात पॉजिटिव में बढ़ेगी क्योंकि हमने दशमलव को बाईं ओर खिसकाया है। तो ये आएगा 9.500 इंटू 10 की घात 5। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझिए कि 0.500 पीछे 0 लगाने से भी कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ क्या लिख सकते हैं 9.5 इंटू 10 की घात 5। तो यही उत्तर हमको यहाँ भी मिल रहा है। तो ईजी है ना, समझ में आया? तो आपको ये ध्यान रखना है कि दशमलव को आपने किस तरफ खिसकाया है, उसके अकॉर्डिंग 10 की घात प्लस में लगानी है या माइनस में लगानी है। चलते हैं अगले उदाहरण पर, अगले टॉपिक पर। क्या दिया गया है, बहुत बड़ी संख्याओं और बहुत छोटी संख्याओं की तुलना। तो अब हमको करनी है बहुत बड़ी संख्याओं और बहुत छोटी संख्याओं की तुलना। तो कैसे करेंगे, देखिए इसको भी उदाहरण से हम समझते हैं। आपको सूर्य का व्यास दिया है 1.4 इंटू 10⁹ मीटर, ये बहुत बड़ी संख्या है। पृथ्वी का व्यास दिया है 1.2756 इंटू 10⁷ मीटर, ये इसकी तुलना में छोटी संख्या है। तो इन दोनों की तुलना कैसे करेंगे, तो हमने क्या किया, इनके व्यासों की तुलना करनी है तो हमने ऊपर तो ले लिया सूर्य का व्यास और इसमें भाग लगा दिया पृथ्वी के व्यास का। तो हल करते हैं। देखिए अब 10 की घात का हिसाब हम पहले कर रहे हैं, तो यहाँ 1.4 तो था ही और नीचे 1.275 तो है ही। यहाँ 10 की घात 9 बटे में 10 की घात 7 है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आधार दोनों के 10 समान है, तो क्या था a⁴m अपन a⁴n बराबर होता है a⁴m-n। घातांक का नियम लगाया यहाँ पर, तो 10 की घात m-n, m की जगह 9 माइनस n की जगह 7। तो कितना हो गया, 9 माइनस 7 2 हो गया। तो यहाँ पर आ गया, ये तो ऐसे ही रहे, गुणा 10 की घात 2 हो गया, ये 10 की घात 9 माइनस 7 है तो ये 10 की घात 2 आ गया, मतलब 100 आ गया। तो यही लिखा है हमने 100। अब इन दोनों को आप लगभग बराबर मान लें तो सिर्फ क्या बच जाएगा यहाँ पर 100।
इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि जो ये सूर्य का व्यास था वह पृथ्वी के व्यास का 100 गुना है। क्लियर? तो यहाँ पर तुलना हो गई, अतः सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 100 गुना है। तो ये हमने तुलना कर ली। एक और उदाहरण से समझिए। लाल रक्त कोशिकाओं का आकार आपको ये दिया गया है 0.000007। क्लियर? तो इनको हमने पहले बदल लिया है मानक रूप में। पॉइंट को आपको शिफ्ट करना होगा कौन सी ओर? दाईं ओर। तो कितने अंकों से? 1 2 3 4 5 6 अंकों से। तो 10 की घात माइनस में बढ़ेगी, -6 हो गया। 7 के बाद 7.0 लिखो या 7, एक ही बात है। तो ये आ गया 7 × 10 की घात -6 मीटर। क्लियर है? और पौधे की कोशिका का आकार दिया गया है आपको 0.00001275। तो इसको भी हमने पहले बदल लिया मानक रूप में। पॉइंट फिर से दाईं ओर खिसकेगा 1 2 3 4 5 अंकों से। ये लिख रहा है 5, तो ये आ जाएगा 1.27 पॉइंट यहाँ आ गया 1.275 × 10 की घात -5 आ गया। 5 अंकों से शिफ्ट किया है, ये 3 और ये 2 5, तो 10 की घात -5 आ गया। ये हमने डायरेक्ट यहाँ भी ये लिख सकते हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं मानक रूप में। क्लियर है? अब आपको करनी है इनकी तुलना। तो इनके मापों की तुलना करने के लिए भाग लगा दिया किसमें? लाल रक्त कोशिकाओं के आकार में पौधे की कोशिकाओं का जो आकार अभी हमने मानक रूप में निकाला है उसका भाग लगाया। तो देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, इस 7 को ऐसे ही रखा, 1.275 को भी ऐसे रखा। पहले 10 की घातों का हिसाब कर रहे हैं हम। ये भी वही हो गया, आधार समान है 10 10, तो घातें क्या है? -6 या -5 है। तो 10 की पावर या a की पावर m अपॉन a की पावर n बराबर होता है a की पावर m - n। तो उसी सूत्र से यहाँ पर हमने क्या कर लिया, 10 की घात -6 माइनस ये वाली घात -5। क्लियर? हल करेंगे तो क्या होगा? 7 गुणा 10 की घात हो जाएगी ये -1। कैसे? -6 माइनस -5, तो ये क्या हो गया? -6 माइनस माइनस प्लस हो गया 5। अब 6 में से 5 घटाए तो 1 आया। चिन्ह कौन सा आता है? बड़े वाले का। बड़ा ये था 6 जो कि ऋणात्मक है, तो उत्तर भी आएगा -1। तो यही आया 10 की घात -1। क्लियर है? अब यहाँ देखिए ऊपर क्या आया? 7 × 10 की घात -1। क्लियर? तो इसको लिख सकते हैं 7/10, 10 की घात -1 है, उसको प्लस में बदलना है तो ये बटे में आ जाएगा। 1/10 की घात 1 पढ़ा है भी हमने। 10 की घात 1 क्या होता है? 10, तो ये लिख दिया 7/10। ये किसके बराबर हो जाएगा? 0.7 के। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितने 1 के बाद शून्य लगाने होंगे? जितना पॉइंट के बाद अंक है, पॉइंट के बाद 1 ही अंक है। तो ये आ रहा है ना वापस 7/10 आ रहा है। तो 7/10 को हमने लिख दिया यहाँ पर 0.7, और 0.7 के बटे में क्या है? 1.275। अब हमने क्या किया कि इनको लगभग आप क्या कर सकते हैं, ये 0.7 है, इसको आप 1.4 मान लें यदि लगभग में निकालने के लिए। तो 0.7 गुणा 2 करते हैं तो क्या आता है? 7 दूनी 14, 1 के बाद पॉइंट है तो ये लगा दिया 1 के बाद पॉइंट, 1.4 मिलता है। तो ये हमने आपस में काट दिया और उत्तर हमने लिख दिया 1/2 लगभग में। लगभग क्यों लिखा है? क्योंकि हमने इसको 1.4 मान के इसको काटा है, तब आया 1/2। तो यहाँ से हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि लाल रक्त कोशिकाएं आकार में पौधों की कोशिकाओं की लगभग आधी होती है। यहाँ से हमको मिल गया कि लाल रक्त कोशिकाओं का जो आकार है पौधों की कोशिकाओं के आकार से आधी होती है। क्लियर? समझ में आया? तुलना करना। एक और उदाहरण देखिए। उदाहरण, पृथ्वी का द्रव्यमान आपको इतना दिया गया है और चंद्रमा का द्रव्यमान इतना दिया गया है। क्लियर? दोनों का कुल द्रव्यमान पूछा गया है, तो कुल द्रव्यमान निकालना है तो दोनों को जोड़ना है। तो ये हमने जोड़ा, ये प्लस ये जोड़ दिया। क्लियर? जोड़ेंगे कैसे? अब देखिए 10 की घात 24 है, यहाँ 10 की घात 22 है, तो हम ऐसी घात में बदल देते हैं इस 10 की घात 24 को कि हम 10 की घात को कॉमन निकाल सकें। तो 24 को हम लिख सकते हैं, देखिए 10 की घात 24 को ये लिख सकते हैं 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 22, क्योंकि क्या होता है जब आधार समान होते हैं तो गुणे में है तो घातें जुड़ जाएगी, तो 22 और 2 24 आ जाएगा वापस। अब 10 की घात 2 को क्या लिख दिया हमने? 100 लिख दिया। तो यही यहाँ पर क्या है 5.97 गुणा 100 गुणा 10 की घात क्या हो गई? 22, प्लस पीछे वाले को ऐसे ही लिख दिया।
अब यहाँ हम एक और चीज़ देखते हैं, देखिए ये क्या है 5.97 इंटू 100 है, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ये 100 से 100 कट गया तो क्या बच गया 597, ये आ गया 597 गुणा 10 की घात 22 है, ये लिख दिया 10 की घात 22, क्लियर है, प्लस 7.35 गुणा 10 की घात 22, ये पीछे वाला ऐसे ही रहने दिया। अब हमको यहाँ से क्या दिख रहा है कि 10 की घात 22 यहाँ भी है, 10 की घात 22 यहाँ भी है, तो कॉमन निकल सकता है, तो ये निकाल लिया 10 की घात 22 को कॉमन, क्या बच गया, यहाँ बचा है 597 और यहाँ बचा है 7.35, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये उत्तर हमको प्राप्त हुआ। ये क्या मिला हमको, पृथ्वी और चंद्रमा का कुल द्रव्यमान। तो कैसे बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ना है, तो आप 10 की घात जो है उसको कॉमन निकाल के जोड़ सकते हैं इजीली। क्लियर, चलते हैं अगले उदाहरण पर। देखिए क्या दिया है उदाहरण, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दी गई है, ये सूर्य और ये पृथ्वी, इसके बीच की दूरी आपको दी गई है। और क्या दिया है, और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी दी गई है। सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ गया, चंद्रमा। ये कौन सी स्थिति में है, सूर्य ग्रहण के दौरान। और आपको यहाँ दिया है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, ये वाली दूरी दी गई है। क्लियर, तब आपसे ये दूरी पूछिए, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी पूछिए, तो क्या करेंगे, इस पूरी दूरी में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी में से आप ये वाली दूरी चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी घटा देंगे, तो जो दूरी हमसे पूछी है सूर्य और चंद्रमा वाली मिल जाएगी हमको। तो क्या देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ये है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी ये है, दिया गया है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी हो जाएगी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी माइनस पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी। अब बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी, ये इनको घटाना कैसे है, तो फिर हम क्या करेंगे कि 10 की घात कॉमन करनी है, यहाँ पर 10 की घात 8 है, यहाँ 10 की घात 11 है, तो 11 को आप ऐसे लिख सकते हैं 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 8, 8 और 3 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बार पॉइंट भी हटा सकते हैं, ये क्या है 1.496 इंटू 10 की घात 3 आया, ये पॉइंट हटाया तो नीचे कितने शून्य आएंगे, जितने दशमलव के बाद अंक है, यहाँ 3 अंक है, तो दशमलव के बाद यहाँ पर 1 के बाद कितने जीरो लगाएं, 3, ये हज़ार कट गया तो आया 1496, ये आ गया 1496 माइनस 3.84 गुणा 10 की घात 8 क्या हो गई, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कॉमन आ गई, तो ये हमने कॉमन लिख दी। ये घटाने पर हमको ये उत्तर मिला। अब मानक रूप में नहीं है ये, क्यों नहीं है, क्योंकि m का मान 1 से 10 के बीच में होता है, यहाँ पर कितना है 1492, तो क्या करेंगे दशमलव को आप शिफ्ट करो 1 और 4 के बीच, तो कितना बाईं ओर शिफ्ट किया, 1 2 3 अंकों से, तो 10 की घात धनात्मक में 3 बढ़ेगी, तो ये 10 की घात 8 तो थी, देखिए 1.49216 लिख दिया, तो 10 की घात 8 तो थी, पॉइंट को हमने या दशमलव को हमने बाईं ओर शिफ्ट किया है, तो हम जानते हैं 10 की घात कितनी बढ़ जाएगी, 3 से 10 की घात 3 आएगा साथ में गुणे में। अब यहाँ पर 8 और 3 क्या हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया, मानक रूप में क्या बता दिया हमने, चंद्रमा और सूर्य के बीच की दूरी सूर्य ग्रहण के समय। तो ये समझ में आया कैसे बहुत बड़ी संख्या या बहुत छोटी संख्याओं की तुलना की जाती है। तो इस अध्याय में हमने क्या क्या देखा, घात क्या है, घातांक क्या है, आधार क्या है, घातांक के नियम क्या है, ऋणात्मक घातांक हो गए तो हमको कैसे उसको धनात्मक में बदलना है, और संख्याओं को कैसे मानक रूप में बदलना है, संख्याओं का सामान्य रूप क्या होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों के साथ, तब तक जुड़े रहिए, धन्यवाद।